नमस्कार साथियों, आर्य शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान से के इतिहास से संबंधित टॉपिक के बारे में, 1857 की क्रांति के बारे में। इसको आज हम संपूर्ण व्याख्या सहित पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण जितने भी इसके जो भाग हैं, उनमें से जो प्रश्न बनने लायक जो होते हैं, जहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक आपके राजस्थान में होने वाली प्रत्येक जो परीक्षाएं होती है, एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उन सब में काम आता है। अपना जो ये आज का टॉपिक है, ये विशेषकर चतुर्थ श्रेणी जो होना है, फोर्थ ग्रेड और वरिष्ठ अध्यापक और प्रयोगशाला सहायक, वाहन चालक, इन सब में उपयोगी रहेगा। ये टॉपिक इन सब में आता है। आधुनिक इतिहास का पाठ है राजस्थान का, 1857 की क्रांति। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति शुरू करने से पहले इसके जो महत्वपूर्ण कारण है, उस पर चर्चा करनी होती है कि 1857 की जो क्रांति है वो किस कारण हुई। 1857 की क्रांति जिसे भारत का क्या पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, इसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे सिपाहियों का गदर भी कहा जाता है। इस क्रांति का जो मूल कारण था ना, वो था ब्रिटिश सरकार की जो दमनकारी नीतियां थी भारतीय लोगों के खिलाफ, भारतीय रियासतों के शासकों के खिलाफ, वो इसका महत्वपूर्ण कारण था। जिससे क्या भारतीय जनमानस जो था, भारतीय लोग जो थे, भारत के शासक जो थे उस समय रियासतों में, उनमें क्या एक ब्रिटिश सरकार के प्रति गहरा असंतोष हो गया, जो इसका 1857 की क्रांति का मुख्य कारण बना। फिर भी कुछ प्रमुख कारण है, उन पर आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है वो है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, इसमें क्या है कि पहला जो कारण था राजनीति के अंदर, वो था ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति। ब्रिटिश की जो साम्राज्यवादी नीति थी वो इसका मुख्य कारण था। ब्रिटिश जो शुरुआत में व्यापार करने के, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा व्यापार करने के लिए आए थे भारत के अंदर, लेकिन जैसे ही इन्होंने यहाँ की जो परिस्थितियां देखी, यहाँ की जो संपन्नता देखी, उसके बाद जो है इनकी संपन्नता, भारत की संपन्नता देख के इनका जो विचार था वो बदल गया और इन्होंने भारत के क्षेत्र पर कब्जा जमाना चालू कर दिया। धीरे धीरे अपना क्षेत्र फैलाना चालू कर दिया, अपना एरिया बढ़ाना चालू कर दिया। तो इनकी जो एक महत्वपूर्ण जो कारण बनता है, राजनीतिक कारण 1857 की क्रांति का, उसमें था ब्रिटिश की साम्राज्यवादी नीति, अपना एरिया बढ़ाना। पहले छोटे से एरिया में आके रुके थे, वहां से अपना व्यापार वाणिज्य चलाते थे। धीरे धीरे भारत की जो संपन्नता देखी, चारों तरफ की जो खुशहाल देश है, किसी चीज की इसमें कमी नहीं है, तो उसके बाद इन्होंने अपने पैर पसारने चालू कर दिए और धीरे धीरे अपना एरिया बढ़ाना चालू कर दिया। तो इनकी साम्राज्यवादी नीति एक महत्वपूर्ण कारण बनी। दूसरा था राज्यों का जबरदस्ती विलय करना। भारत जो है अलग अलग राज्यों में, रियासतों में बंटा हुआ था। हर रियासत का अपना शासक था। तो जिस राज्य में कुछ गलत होता, गलत तो क्या, उनका आपसी कुछ होता मामला, उसमें दखल देते और कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करके उस राज्य को ब्रिटिश शासन में मिला लेते, जबरदस्ती उनपे कुशासन का आरोप लगा के अपने में मिला लेते। किसी के आगे संतान नहीं होती थी तो उसको अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। तो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या करती थी, राज्यों को जबरदस्ती अपने अंदर विलय करने लगी थी। दूसरा, उस समय जो मुगल सम्राट है बहादुर शाह जफर द्वितीय, उनकी अनदेखी करने लगी। उस समय भारत के वो सम्राट थे, दिल्ली में तक पे वही बैठते थे, तो मुगल सम्राट की अनदेखी करने लगी। तो इनके कुछ प्रमुख राजनीतिक कारण थे, एक तो साम्राज्यवादी नीति, राज्यों का जबरदस्ती विलय करना, और मुगल सम्राट की अनदेखी। इसके अलावा कुछ आर्थिक कारण भी थे, जिसमें भारी कर और लगान जिसमें भारी कर और लगान भारतीय किसानों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो कर लगाया जाता था, उसकी जो तादाद थी वो बढ़ने लग गई। अत्यधिक कर लगाने लग गए, अत्यधिक लगान लेने लगे। उसके अलावा भारत का जो वस्त्र उद्योग था, उस पर भी इनका लगान लगने लग गया, जो इनका एक महत्वपूर्ण कारण बना। उसके अलावा भारतीय वस्त्र उद्योग को नष्ट करने लगे, यहाँ से कच्चा माल लेते, उस कच्चे माल को बाहर भेजते ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में मशीनों के द्वारा उसको कपड़े का आकार देकर उसको वापस पक्के माल में परिवर्तित करके वापस भारत के बाजार में लाके बेचने लगे। इससे क्या, व्यापारियों का शोषण होने लग गया, यहाँ का जो हथकरघा व्यापार था वो नष्ट होने लग गया। तीसरा महत्वपूर्ण कारक था सामाजिक और धार्मिक कारण। इसमें क्या था, भारत की जो सामाजिक प्रथाएं होती थी, उनके बीच ये उनमें हस्तक्षेप करने लगे। जैसे सती प्रथा, भारतीय समाज की एक परंपरा चली आ रही थी, उसको उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। दूसरा, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने लगे। और तीसरा, धर्मांतरण, ईसाई मिशनरी द्वारा धर्मांतरण होने लगा। गरीब तबके के जो किसान मजदूर वर्ग के जो लोग होते थे, उनका धर्मांतरण करने लगा ईसाई धर्म में। और चौथा जो महत्वपूर्ण कारण था वो था सैन्य कारण। जैसे भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव होना, वेतन की सुविधाओं में, अंग्रेजी सैनिक जो होते थे और भारतीय जो सैनिक होते थे, उनमें उनके जो सुख सुविधाएं मिलती थी, वेतन सुविधाएं, भेदभाव भत्ता वगैरह, उसमें उनके साथ भेदभाव होने लगा था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कारक था वो चर्बी वाले कारतूस, सैन्य कारण में आप देखेंगे तो ये कुछ प्रमुख कारण थे जो 1857 की क्रांति के लिए महत्वपूर्ण उत्तरदायी रहे।
उसके अलावा इनके द्वारा कुछ संधियां की गई थी, वो संधियां भी इनका एक कारण बनी। तो पहले सबसे पहले देखते हैं सहायक संधि। सहायक संधि की गई। सहायक संधि क्या होती है? पहला प्रश्न तो ये बनता है, सहायक संधि क्या थी? सहायक संधि मतलब इसमें ऐसा था कि इस संधि के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, भारतीय रियासतों के साथ संबंध बनाने के लिए क्या करती थी, राज्यों के साथ पहले तो संबंध बनाती थी, फिर उनके राज्य पर उनकी रियासत के अंदर दखल करने लगी और उनके साथ शर्तों में उनको बांधने लगी। इसकी कुछ महत्वपूर्ण शर्तें होती थी सहायक संधि की, कि वो किसी भी भारतीय राजाओं के विदेश संबंध तय करेगी तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछ के करेंगे। बड़े राज्य जो हैं अंग्रेजी सेना का खर्चा उठाएंगे। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण होते थे। जो सहायक संधि की शुरुआत मानी जाती है, वो मानी जाती है 1798 से। इसकी शुरुआत की थी गवर्नर जनरल से वेलेजली, वेलेजली ने इसकी शुरुआत की थी सहायक संधि की। और संधि की कुछ महत्वपूर्ण शर्तें होती थी, जैसे ये मान लीजिए ये है किसी शासक का राज्य, तो इसकी जो महत्वपूर्ण शर्तें होती थी वो क्या होती थी, कि जो शासक या रियासत होगी उसमें एक अंग्रेजी पॉलिटिकल एजेंट को नियुक्ति होगी। सबसे पहले तो पीए की नियुक्ति करेंगे, पीए की नियुक्ति। तो पहली शर्त ये होती थी कि एक पॉलिटिकल एजेंट उस रियासत में रहेगा। उसके बाद दूसरी, उसी के अंदर 5,000 की सेना। दूसरी शर्त क्या होती थी, 5,000 की अंग्रेजी सेना की नियुक्ति की जाएगी। कहाँ पे, उस रियासत या राज्य में। अगर ये सहायक संधि किसी के साथ हो रही है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो एक पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति होगी, ठीक है। दूसरा, उसी राज्य में अंग्रेजों की एक 5,000 की सेना नियुक्त होगी राजधानी में। तीसरा, उसकी जो विदेश नीति होती थी, दूसरों के साथ जो बाहरी राज्यों के साथ उसके जो संबंध होते थे, उसकी विदेश नीति। तीसरा पॉइंट जो होता था उसकी विदेश नीति। उसकी विदेश नीति जो होती थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछे बिना वो कोई विदेश नीति का कार्य नहीं कर सकते थे। यानी अंग्रेजों ने जो है किसी राज्य या रियासत की विदेश नीति पर भी कब्जा कर लिया। और चौथा महत्वपूर्ण कारक, ये जो पीए, पॉलिटिकल एजेंट, और ये 5,000 की जो अंग्रेजी सेना होती थी, इनका खर्चा कौन उठाएगा? इनका खर्चा उठाएगा वहाँ का राजा। पॉलिटिकल एजेंट और अंग्रेजी सेना पर जो भी खर्चा होगा उसका जो खर्चा कौन उठाएगा? वहाँ का राजा या शासक जो होगा उसका खर्चा उठाएगा। और एक पांचवा महत्वपूर्ण कारक ये भी था शर्त का, कि जो भी राजस्व आएगा उस राज्य के पास या रियासत के पास, उसका 1/3, 1/3 राजस्व अंग्रेजों को देना होगा। 1/3 राजस्व किसको देना होगा? अंग्रेजों को देना होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शर्तें थी सहायक संधि की। पहली शर्त कि एक पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति होगी। दूसरी शर्त, 5,000 की अंग्रेजी सेना रहेगी। तीसरी शर्त कि विदेश नीति जो होगी उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण रहेगा। चौथी शर्त, पॉलिटिकल एजेंट और 5,000 की जो सेना है उसका खर्चा कौन उठाएगा? वहाँ का शासक उठाएगा। और पांचवी जो शर्त होती थी वो थी 1/3 राजस्व आपको हर हाल में देना ही होगा। ये कुछ महत्वपूर्ण शर्तें थी सहायक संधि की। अगर बात की जाए कि भारत में सबसे पहले सहायक संधि की शुरुआत कहाँ से हुई, तो भारत में सबसे पहले की थी 1798 के अंदर शुरुआत हुई थी। सबसे पहले वो की थी हैदराबाद ने। हैदराबाद रियासत ने सबसे पहले संधि की थी। और संधि करने वाले हैदराबाद के निजाम कौन थे? नहीं, शासक या नवाब जो होते वो थे निजाम अली। निजाम अली ने सबसे पहले संधि की थी। और यही पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सबसे पहले किसने की, तो राजस्थान की अगर बात होगी, तो राजस्थान में अगर सबसे पहले बात होगी तो सबसे पहले नाम आएगा भरतपुर का। राजस्थान में जो है भरतपुर रियासत ने सबसे पहले सहायक संधि की शुरुआत की 1803 में। और करने वाले थे रणजीत सिंह, शासक रणजीत सिंह ने। तो ये थी सहायक संधि से संबंधित कुछ बातें। शुरुआत लॉर्ड वेलेजी द्वारा 1798 में। पांच महत्वपूर्ण शर्तें थी, एक तो पॉलिटिकल एजेंट रहेगा, 5,000 की सेना रहेगी, इन दोनों का खर्चा राजा उठाएगा, विदेश नीति पर कब्जा रहेगा, और राजस्व का 1/3 भाग जो है अंग्रेजों को देना होगा। और महत्वपूर्ण बात कि सबसे पहले शुरुआत किससे हुई थी सहायक संधि की, तो हैदराबाद रियासत के निजाम अली से हुई थी 1798 में। और राजस्थान में बात की जाए तो भरतपुर 1803 रणजीत सिंह ने की थी सबसे पहले रियासत में। अब इसके का महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। तो सबसे पहला शुरुआत 1798 लॉर्ड वेलेजली द्वारा की गई, गवर्नर जनरल। संधि की सहायक शर्तें, एक पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति होगी, कहाँ होगी? राज्य में। उसके बाद 5,000 की सेना की नियुक्ति होगी। फिर विदेश नीति जो होगी उस रियासत की या राज्य की, उस पर नियंत्रण रहेगा किसका? अंग्रेजों का नियंत्रण रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का रहेगा। फिर ये पॉलिटिकल एजेंट और जो 5,000 की सेना है, पीए प्लस 5,000 की सेना, इसका खर्चा कौन उठाएगा? वहाँ का शासक उठाएगा। और पांचवा महत्वपूर्ण शर्त होती थी 1/3 राजस्व देना पड़ेगा। इसके अलावा इतना सब करने के बाद 1/3 राजस्व जो भी उस राज्य का बनता है उसका एक एक तिहाई राजस्व अंग्रेजों को देना होता था।
तो ये थी सहायक संधि से संबंधित कुछ बातें। उसके अलावा पहली सहायक संधि की बात होगी तो हैदराबाद रियासत ने की थी 1798 में, और करने वाले नवाब कौन थे? निजाम अली। और राजस्थान ने पहली बार सहायक संधि की शुरुआत किससे हुई थी? सबसे पहले की थी भरतपुर रियासत ने। कब की? 29 सितंबर 1803 में। करने वाले शासक थे रणजीत सिंह। और दूसरी सहायक संधि की थी जो विस्तृत रूप से की थी, तो वो क्या आएगी बात, तो अलवर ने की थी। कब की थी? 14 नवंबर 1803 में। शासक थे बख्तियावर सिंह। ये कुछ बातें थी जो सहायक संधि संबंधी, जहां से सीधा प्रश्न हमेशा बनता आया है। अब बात करते हैं अधीनस्थ संधि या अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति या अधीनस्थ संधि की, तो इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है 1817 के आसपास। कब होती है इसकी शुरुआत? 1817। करने वाला कौन? लॉर्ड हेस्टिंग। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। उन्होंने क्या की थी? इसकी शुरुआत की थी। इसमें क्या होता है पृथक्करण नीति में? इसमें वही सहायक संधि वाले शर्तें थी, लेकिन इसमें क्या होता कि आंतरिक जो मामले होते हैं किसी भी रियासत में, आंतरिक किसी भी रियासत या राज्य जो होता था उसके जो आंतरिक मामले होते थे उसमें क्या नहीं करती थी? दखल नहीं देंगे। उसमें क्या नहीं देंगे? अंग्रेज दखल नहीं देंगे। ये इसकी एक महत्वपूर्ण बात थी। अंग्रेज क्या नहीं करेंगे? दखल नहीं देंगे। तो इसकी जो महत्वपूर्ण बात ये थी, शर्तें वही थी, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण चीज आ जाएगी, इसमें दखल नहीं देंगे। शुरुआत करने वाला कौन? लॉर्ड हेस्टिंग। कब से? 1817 में। तो सबसे पहले अगर बात की जाए राजस्थान में इसकी शुरुआत कहाँ हुई, तो सबसे पहले इसमें राजस्थान की अगर इसमें पूछा जाए शुरुआत का, तो इसमें हो गया करौली। शुरुआत किससे हुई थी? करौली से मानी जाती है। तो राजस्थान में जो इसकी शुरुआत हुई है, सबसे पहले अभिनत ये अधीनस्थ संधि करने वाला कौन था? करौली राज्य। शुरुआत कहाँ से हुई थी? करौली से। शुरुआत किससे हुई थी? करौली से। करौली ने सबसे पहले क्या की थी? अधीनस्थ संधि की थी राजस्थान में। कब की थी? 1817 में। 1817 में सबसे पहले किसने की थी? करौली ने। उसके बाद टोंक। उसके बाद किसने की? टोंक ने की। करौली के बाद दूसरे नंबर पे की टोंक ने। टोंक ने भी कब की? 1817। टोंक के बाद आएगा कोटा। इसने भी कब की? 1817 में। उसके बाद आएंगे 1818 में। करने वाले कौन कौन थे? एक तो था मारवाड़, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र मारवाड़। ये इधर वाला मेवाड़। मारवाड़ और मेवाड़। ये मारवाड़, ये मेवाड़, ये इधर बीकानेर। ये सब कब करनी इसने? 1818 में बीकानेर। और यहाँ बूंदी। बूंदी के बाद जयपुर। और जयपुर के पास ये अजमेर में किशनगढ़। इसने भी क्या की थी? सहायक संधि की थी 1818 में। और यहाँ एक डूंगरपुर। इन सभी राज्य रियासतों ने 1818 में अधीनस्थ संधि की थी अंग्रेजों के साथ। और जैसलमेर ने कब की? 1819 में। और सिरोही 1823। सबसे अंत में जो संधि की थी वो थी सिरोही ने। तो शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड हेस्टिंग ने। कब की थी? 1817 ईस्वी में। और सबसे पहले जो रियासत जिसने अधीनस्थ पृथक्करण की संधि की थी वो थी करौली फर्स्ट में। और सबसे अंत में करने वाली कौन थी? 1823। सबसे लास्ट अंत में करने वाली जो थी 1823 से हुई, और सबसे पहले करौली। इसके अलावा 1817 में और भी थी, जैसे करौली के साथ टोंक और कोटा ने की थी। 1818 की बात होगी तो मारवाड़, मेवाड़, बूंदी, बीकानेर, जयपुर, किशनगढ़ और डूंगरपुर, ये रियासत जिन्होंने 1818 में की। फिर 1819 की बात होगी तो जैसलमेर ने की। और फिर 1823 की बात होगी तो सिरोही ने की। एक बार देख लेते वापिस। शुरुआत 1817 में किसने की? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। सबसे पहले करने वाली कौन थी? करौली 1817 ईस्वी में। उसके बाद सिरोही सबसे अंत में। कब की? 1823 में। उसके अलावा अधीनस्थ संधि करने वाले देखो याद करते एक बार। सबसे पहले 1800 सन 1817 में हुई। 17 के बाद 1818 में हुई। 18 के बाद 1819 में हुई। 1819 के बाद 1823 में हुई। तो 1818 17 में कौन कौन से थे? उसमें समय तीन रियासतें थी, करौली, टोंक और कोटा। तो सबसे पहले तो था ही ये करौली। उसके बाद टोंक और कोटा। तो तीन यहाँ हो गई, करौली, टोंक और कोटा। फिर बात होगी 1818 में, तो सबसे पहले देखो मेवाड़, मारवाड़। उसके बाद बूंदी, बीकानेर। और उसके बाद जयपुर, किशनगढ़, डूंगरपुर। टोटल सात।
1817 में 3 रियासतें थी, फिर 1818 में 7 रियासतें थी। तो कौन कौन सी थी? मारवाड़, मेवाड़, बूंदी, बीकानेर, जयपुर, किशनगढ़ और डूंगरपुर। 7 यहाँ पे हो गई। फिर 1819 में एक रियासत थी जिसका नाम था जैसलमेर। फिर अंत में जो 1823 में की थी वो थी शिरोई ने। तो कुल मिला के शांति 12 रियासतों के बारे में बात जानकारी मिलती है। अधीनस्थ संधि की थी जिसमें सबसे पहले थी करौली और अंतिम में थी सिरोही। अब बात करते हैं जब अधीनस्थ संधि हुई थी उस समय शासक कौन कौन से थे उस समय। तो करौली की बात करें तो करौली में उस समय जो शासक थे वो थे हरबख्श पाल सिंह। हरबख्श पाल सिंह। हरबख्श पाल सिंह। सिरोही में बात करेंगे तो शिव सिंह। जयपुर में जगत सिंह सेकंड। अधीनस्थ पृथक्करण की जब संधि हुई थी 1818 में जयपुर में, उस समय जयपुर का जो शासक था वो था जगत सिंह। मारवाड़ में थे मान सिंह। मेवाड़ में भीम सिंह। बीकानेर में सूरत सिंह। जैसलमेर में मूलराज सेकंड। कोटा में हमारा उमेद सिंह। और टोंक में आमिर खान, नवाब थे आमिर खान। ये कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं जिन्होंने अधीनस्थ संधि की थी राजस्थान में। तो एक बार देखिए अधीनस्थ संधि करने वाले राजस्थान में जो प्रमुख शासक है उसमें करौली में था हरबख्श पाल सिंह, सिरोही में शिव सिंह, जयपुर में जगत सिंह सेकंड, मारवाड़ में मान सिंह, मेवाड़ में भीम सिंह, बीकानेर में सूरत सिंह, जैसलमेर में मूलराज सेकंड और कोटा में महाराव उमेद सिंह और टोंक में आमिर खान। ये प्रमुख अधीनस्थ संधि करने वाले राजस्थान के प्रमुख शासक थे। उसके बाद करते हैं तात्कालिक कारण की। तो 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वो कौन सा था? तात्कालिक कारण की बात करेंगे तो सबसे पहले आएगा चर्बी वाले कारतूस। तो तात्कालिक कारण जो था उसमें था चर्बी वाला कारतूस। क्या होता था चर्बी वाले कारतूस में? इसमें ऐसा होता था कि जब चर्बी वाले कारतूस आए थे तो उसमें जो इसका बना हुआ आता था कारतूस वो इस टाइप से होता था। इसमें क्या होता है, इस कारतूस के अंदर की जो ऊपर वाली ये जो झिल्ली होती थी इसको क्या दांतों से काट के अलग करना पड़ता था। इस झिल्ली को दांतों से काट के इस झिल्ली को अलग करना होता था। उसके बाद इसमें जो ये पाउडर होता था उस पाउडर को राइफल में डालना होता था। उसके बाद ये बुलेट डाली जाती थी। उसके बाद इसमें फायर होता था। तो ऊपर वाली जो झिल्ली होती थी कारतूस को इसमें उसको दांतों से काटना पड़ता था। दांतों से काटना पड़ता था। तो इसमें क्या लगी हुई थी? सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी झिल्ली में। झिल्ली में क्या लगी हुई थी? सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी। तो वहाँ के जो सिपाही थे उन्होंने इसको काटने से या इसको उपयोग में करने से मना कर दिया, जो इसका तात्कालिक कारण बना। और हुआ क्या था कि उस समय जो थे पहले जो राइफल चलती थी वो चलती थी ब्राउन बेस राइफल। और उसमें क्या है, बदला बदली करके नई जो राइफल आई थी वो थी एनफील्ड। एनफील्ड राइफल आई थी। तो एनफील्ड राइफल के अंदर ये कारतूस आता था जिसमें सुअर और गाय की चर्बी लगी होती थी। फिर इस कारतूस को के ऊपर जो झिल्ली होती थी उस झिल्ली को दांतों से काटना पड़ता था। फिर जाके ये इसका पाउडर उस राइफल में लोड हो जाता और उसके बाद बुलेट उससे चलती थी। तो इसमें क्या है, इसके जो उस समय जो भारत बैरक और छावनी में जो सिपाही थे उन्होंने इसको काटने से इसका उपयोग करने से मना कर दिया था। इस कारण क्या हुआ, विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई और वहां से इसकी शुरुआत हुई क्रांति की। शुरुआत करने वाले कौन थे? मंगल पांडे। कहाँ की थी इन्होंने शुरुआत? इन्होंने की थी बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में। और कब की थी? 29 मार्च 1857 में इसकी शुरुआत की। तो तात्कालिक कारण की बात करें तो चर्बी वाले कारतूस होंगे जिसको दांतों से काट कर फेंकना पड़ता था और राइफिल में लोड करना पड़ता था। राइफिल का नाम था एनफील्ड। क्यों करना पड़ता था? क्योंकि इसमें सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी जिसका उपयोग करने से भारतीय सिपाहियों ने मना कर दिया था। उसी के अंतर्गत मंगल पांडे ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की, विद्रोह का किया और शुरुआत की। अब बात करते हैं मंगल पांडे। मंगल पांडे कौन थे एक बार नजर मार लेते हैं। मंगल पांडे जो थे यूपी के बलिया निवासी थे। कहाँ के थे निवासी है? यूपी में एक जगह थी बलिया, वहाँ के निवासी थे मंगल पांडे। और ये बंगाल में तैनात थे, पश्चिम बंगाल में तैनात थे बैरकपुर छावनी में। और रेजिमेंट का नाम क्या था? 34वीं बंगाल रेजिमेंट के क्या थे? ये सिपाही थे। इन्होंने वहाँ के जो लेफ्टिनेंट बाग था, एक अंग्रेज अधिकारी था लेफ्टिनेंट बाग, और मेजर ह्यूडसन, इन दो लोगों की हत्या कर दी थी। जब विद्रोह हुआ था बैरकपुर छावनी में, उस विद्रोह के दौरान मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूडसन की हत्या कर दी थी। उसके बाद मंगल पांडे को पकड़ा गया और 8 अप्रैल 1857 को क्या दे दी गई? फांसी गई। इसलिए मंगल पांडे को 1857 की जो क्रांति थी उसका क्या कहा जाता है? प्रथम शहीद कहा जाता है। क्रांति का प्रथम शहीद किसे कहा जाता है? मंगल पांडे को। कहाँ के निवासी थे? यूपी बलिया के। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे और बैरकपुर छावनी में तैनात थे। इन्होंने जो महत्वपूर्ण यहाँ के प्रश्न बनते उसमें यह कि किन दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की थी? लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हुसैन की।
और 8 अप्रैल 1857 को क्या हुआ था, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। अब बात करते हैं जिस समय क्रांति हुई थी उस समय कुछ विभिन्न पदों पर जो व्यक्ति नियुक्त थे वो कौन कौन से थे। तो ब्रिटेन की जो महारानी थी उस समय 1857 की क्रांति समय, तो वो थी महारानी विक्टोरिया। और प्रधानमंत्री की बात करें तो पॉम्स्टन। भारत में जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। और राजस्थान का जो एजीजी था पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के समय विभिन्न पदों पर जो नियुक्त व्यक्ति थे उसमें सबसे पहले आता है ब्रिटेन की महारानी उस समय थी महारानी विक्टोरिया। और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की बात की जाए तो लॉर्ड पॉम्स्टन। भारत में गवर्नर जनरल की बात की जाए तो लॉर्ड कैनिंग। और राजस्थान का एजीजी की बात की जाए तो पैट्रिक लॉरेंस। उसके अलावा देखते हैं क्रांति की योजना किस प्रकार बनी थी। क्रांति की योजना की बात करें तो क्रांति की योजना की शुरुआत बनी कहाँ थी, क्रांति की योजना बनी थी लंदन में। योजना कहाँ बनी, लंदन में। योजना बनी लंदन में, कहाँ बनी योजना, लंदन में। और योजना बनाने व्यक्ति कौन थे, दो व्यक्ति थे, एक तो था अजीमुल्ला खां। एक था अजीमुल्ला खां और दूसरा था रंगोजी बापू। ये दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने 1857 की जो क्रांति थी उसकी योजना बनाई थी। कहाँ बनाई थी, लंदन में। तो योजना कहाँ बनी, लंदन में। और बनाने वाले कौन थे, एक तो था अजीमुल्ला खां और दूसरा था रंगोजी बापू। इन्होंने जब योजना बनाई तो एक तिथि निर्धारित की थी। कौन सी तिथि निर्धारित की थी, 31 मई 1857। ये थी पूर्व निर्धारित तिथि कि इस तारीख को हमें क्या करनी है, क्रांति करनी है। पूर्व निर्धारित तिथि थी ये। पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी, 31 मई 1857। पूर्व निर्धारित तिथि। योजना का बनी लंदन में, बनाने वाले थे अजीमुल्ला खां और रंगोजी बापू। और बनी कब थी ये, लंदन में। और तिथि क्या निर्धारित की गई, तिथि निर्धारित की गई थी 31 मई 1857। लेकिन शुरुआत कब से हो गई, क्रांति की शुरुआत हो गई 10 मई को ही। समय से पहले इसकी क्या हो गई, शुरुआत हो गई। कहाँ हुई थी, मेरठ से। क्रांति की शुरुआत कहाँ हो गई, मेरठ से। तारीख तो तय की गई थी 31 मई, लेकिन शुरुआत हो गई 10 मई से। कारण क्या था, इसका कारण जो था महत्वपूर्ण वही था क्योंकि बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को जो विद्रोह हुआ था मंगल पांडे वाला, वहीं से इसकी क्या धीमे धीमे शुरुआत होने लगी और फाइनली 10 मई के आसपास ये पूरे भारत में फैलने लगी। तो इसकी जो तिथि निर्धारित की गई थी 31 मई, लेकिन समय से पूर्व 10 मई को क्या हो गई थी, क्रांति की शुरुआत हो गई। अब बात करें क्रांति के दो प्रतीक चिन्ह। क्रांति के प्रतीक चिन्ह क्या क्या थे, क्रांति के दो प्रतीक चिन्ह थे, एक था कमल और दूसरा रोटी। कमल किसका प्रतीक चिन्ह था, कमल था कुलीन वर्ग का, बड़े वर्ग का, कुलीन वर्ग का। और रोटी थी सामान्य वर्ग की प्रतीक चिन्ह। और उस समय राष्ट्रीय नेतृत्व किसने किया था, उस समय जो राष्ट्रीय नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का वो किया था बहादुर शाह जफर ने। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने। तो क्रांति की योजना 1857 की क्रांति की जो योजना बनी थी वो बनी थी लंदन में। तो योजना बनाने वाले जो दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो थे, एक तो अजीमुल्ला खां और दूसरा था रंगोजी बापू। अजीमुल्ला खां जो थे वो कानपुर निवासी थे, कहाँ के निवासी थे, कानपुर निवासी थे। और नाना साहिब के क्या थे, सहयोगी थे। रंगोजी बापू जी थे वो सतारा निवासी थे और अप्पा साहिब के सहयोगी थे। इन्होंने एक तिथि निर्धारित की थी 31 मई 1857। इन्होंने निश्चय किया था कि 31 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत पूरे भारत में एक साथ करेंगे। लेकिन ये क्रांति जो है समय से पूर्व 10 मई 1857 को मेरठ से इसकी शुरुआत हो जाती है। कारण था 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे का जो विद्रोह था, उसके बाद ये धीरे धीरे शुरू होते 10 मई तक पूर्णतः भारत में फैल जाती है। इसके जो प्रतीक चिन्ह थे क्रांति के थे वो थे कमल और रोटी। कमल जो था वो कुलीन वर्ग का चिन्ह था और रोटी जो था सामान्य वर्ग का प्रतीक चिन्ह था। उस समय राष्ट्रीय नेतृत्व जो था वो बहादुर शाह जफर ने किया था क्रांति के समय। ये थी 1857 क्रांति का अपना पहला भाग। मिलते हैं किसी दूसरे भाग में, आगे और पढ़ेंगे। इससे संबंधित जो भी पीडीएफ बनी है वो पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। जो टेलीग्राम चैनल है @RJ शिक्षा विजन, इसकी जो ये पीडीएफ है आपको वहीं मिलेगी। इस चैनल को आप यहाँ से सर्च करके भी कर सकते हो और स्कैन करके भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक 18 शताब्दी क्रांति का पहला पार्ट। मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। धन्यवाद।